पहलगाम की तारसर झील में बुध के रोज गर्क होने वाले 2 अफराद में से लदरोट के मकाम पर टूरिस्ट गाइड शकील अहमद की लाश बरामद कर ली गई है। उत्तराखंड के सयाह डॉक्टर महेश की तलाश जारी है। मकामी लोगों के मुताबिक शकील ने डॉक्टर महेश की जान बचाने की गर्ज से काफ़ी मशक्क़त की। इसकी वजह से वो खुद भी तारसर झील की तेज लहरों में बह गया। शकील की इस कुर्बानी को सयाती सनत से वाबस्ता अफराद एक बड़ी कुर्बानी के तौर पर देख रहे हैं। मकामी लोग भी शकील की बहादुरी को सलाम पेश कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि शकील ने फिर एक बार ये साबित कर दिया है कि कश्मीर के लोग दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेलने से पीछे नहीं रहते। उधर मकामी लोगों के साथ साथ पुलिस, SDRF, NDRF और एडवेंचर टूर से मुंसलिक अफराद डॉक्टर महेश की तलाश में जुटे हुए हैं। वाजरा के बुध के रोज तारसर झील के नजदीक खराब मौसमी हालात की वजह से कुछ सयाहों समेत 13 अफराद पर मुश्तमिल एक ट्रैकिंग ग्रुप फंस गया था। इस दौरान डॉक्टर महेश और शकील भी तारसर झील में डूब गए थे। NDRF, SDRF और जो हमारे एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स के मोटनेर है और जो आरू के लोकल्स है और हमारे जो रिवर गाइड्स है, हर एक इस रेस्क्यू में लगा हुआ है। और बड़ी मशक्क़त के बाद अभी तक को शकील की बॉडी लिदरवट से रिकवर हुई है। और जो डॉक्टर साहब है, महेश साहब जी, जो उत्तराखंड के टूरिस्ट है, उसकी तलाश जारी है। पानी भी बहुत ख़तरनाक था क्योंकि हम कल वहाँ पे खुद ऑन स्पॉट पहुँचे जिस जगह से ये जहाँ से हादसा हुआ है। ऊपर बर्फ़बारी हुई है, बारिशें तेज़ थी, वाटर लेवल हाई थी, करंट ज़्यादा थी। मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है क्योंकि उसने अपनी जान गंवा दी है। क्योंकि उसने बहुत ही कोशिश की थी, जो भी उसका साथ एक ट्रैकर था डॉक्टर साहब ने, उसको जान बचाते अपनी जान भी गंवा दी। उसकी हम उसी का सदमे में भी चल रहे हैं क्योंकि आपको पता है ये हाल ही में 2019 में रूप साहब की भी ऐसे ही हुआ है, जिसने उसने टूरिस्ट बचाया है तो अपनी जान गंवा दी है। तो अब शकील साहब ने भी ऐसा ही काम करने वाला था, मगर बदकिस्मती की वजह से न वो अपनी जान बचा पाया तो न उसकी ट्रैकर की बचाया। जिला उधमपुर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर समरोली के नजदीक शदीद बारिश के नतीजे में लैंड स्लाइडिंग के बाद बड़े बड़े पत्थर निकल गए, जिसके नतीजे में जम्मू श्रीनगर शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरने से बहाली के काम में रुकावट पैदा हो गई है। हुकाम ने बड़े बड़े पत्थरों को धमाके के जरिए उड़ाने का फैसला किया। डिप्टी SP ट्रैफिक उधमपुर हिम्मत सिंह मलबे को हटाने का काम जंगी खतूत पर जारी है और उम्मीद है कि कल तक सड़क से मिट्टी के तोदे को हटाने में कामयाबी मिलेगी। उन्होंने मुसाफिरों से जम्मू श्रीनगर शाहराह पर सफर से गुरेज का मशवरा दिया। ये जिस जगह को दीवाल ब्रिज कहते हैं, ये तकरीबन उधमपुर टाउन से टूवर्ड्स चिरैनी 12 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ कल ही 10:30 बजे सुबह लैंडस्लाइड आई थी। उसके बाद 12 बजे के आसपास यहाँ मशीनें जो है ना, उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन कंपनी उन्होंने लगा दी थी। रात भर काम होता रहा है, लेकिन पेस के हिसाब से और देखते हुए जितना यहाँ मटेरियल है, इसकी आज खुलने की संभावना नहीं है। जो भी लोग हाईवे पे यूज़र्स है, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो बगैर ट्रैफिक के पूछे सड़क पे ना आए, क्योंकि अभी तक ये खुलेगा नहीं आज। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रही। जिला रामबन के कई मकामात पर मार्ग टनल, बैटरी चश्मा, केला मोड़ पर भारी पसियां और मलबे की वजह से शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर से बंद रही। शाहराह की बहाली का काम शद्दोमद से जारी है। दिन भर से जारी बहाली के काम के बाद रामबन मानिहाल सेक्टर के हिस्से को शाहराह की आमदोरफ्त के लिए काबिल बना दिया गया। दरमांदा गाड़ियों को वादी की जानिब रवाना किया गया। बड़ी तादाद में सयाह रामसू और रामबन में फंसे हुए हैं। मुख्तलिफ मसाजिद, मंदिरों और राहत सेंटरों में लोगों को ठहराने के इंतजाम किए गए हैं। अवाम से अपील है कि ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक ही जम्मू श्रीनगर शाहराह पर सफर करें। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बानिहाल के नजदीक सड़क के एक हादसे में मोहाली चंडीगढ़ से ताल्लुक रखने वाला एक मोटर बाइकर जख्मी हुआ है। उसे बानिहाल अस्पताल से श्रीनगर मुंतकिल किया गया। बानिहाल 4 लेन शाहराह पर यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिलों पर सवार सयाहों का एक ग्रुप शाहराह के बंद होने की वजह से जेर तामीर 4 लेन शाहराह पर चल रहा था और खाई में गिर गया। बानिहाल अस्पताल में डॉक्टरों का कहना है बाइक सवार को कमर में शदीद चोटों की वजह से हड्डियों और जोड़ों के अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। और पुंछ में मुगल रोड को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद पुंछ से कई गाड़ियां कश्मीर की तरफ रवाना हुई। शदीद बारिश और बर्फबारी की वजह से सड़क पर पसियां गिरने से रोड को बंद कर दिया गया था। रोड खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली।
نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ سب کا مل کر الیکشن لڑنے کا وقت اب چلا گیا ہے۔ وہ سری نگر میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ عمر نے کہا اگنی پتھ اسکیم کے خلاف پرتشدد مظاہرے سپانسرڈ نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ عناصر نے تاہم ان مظاہروں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ عمر نے کہا کہ فوج میں بھرتی ہونے والے نوجوان اس اسکیم سے ناراض تھے۔ عمر عبداللہ نے گپکار الائنس کو چھوڑ کر جانے والے لیڈران کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ عمر نے کہا کہ اگر وہ لوگ مخلص تھے تو وہ دلی میں اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کریں اور لوگوں کو آزادانہ طور پر فیصلہ کرنے کا اختیار دلائیں۔ عمر نے کہا کہ لوگ موجودہ انتظامیہ سے خوش نہیں ہیں اور وہ انتخابات چاہتے ہیں۔ یہ پالیٹکس میں ہوتا ہے، کوئی آیا کوئی گیا۔ کیوں آئے تھے پھر؟ اگر ان کو پی ایچ ڈی میں سارا کچھ اچھا نہیں لگا، آئے کیوں؟ کس وجوہات کے بنیاد پہ گئے؟ اس کا بھی کبھی ٹھیک طرح سے لوگوں کو سمجھایا نہیں۔ پالیٹکس میں یہ رہتا ہے اور ہمیں اس سے مطلب کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ہم اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھیں گے، لوگ فیصلہ کریں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ لوگوں کو موقع دے دیجئے، بیانوں کو چھوڑیے۔ اگر ان لوگوں کا اچھا اثر رسوخ ہے دلی میں، اس اثر رسوخ کا استعمال کر کے لوگوں کو فیصلہ کرنے کا موقع دے دیجئے۔ جو بھی لوگوں کا فیصلہ ہوگا ہمارے سر آنکھوں پہ۔ اگر پی ایچ ڈی کو الیکشن میں ایک بھی سیٹ نہیں دیتے ہیں لوگ، ہم اس کو بھی قبول کریں گے، لیکن لوگوں کو آزادانہ طریقے سے اپنا فیصلہ کرنے دیجئے۔ کیا آپ کو لگتا ہے، ابھی بھی لگتا ہے کہ لائک مائنڈیڈ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں ریجنل پولیٹیکل پارٹیز، ان کو مل کے الیکشن لڑنا چاہیے؟ اب وہ موقع شاید ہاتھ سے گیا۔ ہم نے لایا تھا لائک مائنڈیڈ پارٹیز کو ایک سٹیج پہ، ایک دو اس میں سے نکل گئے، جو باقی رہ گئے وہ لائک مائنڈیڈ ہیں، کریں گے کام مل کے۔ باقی الیکشن میں کیا ہوگا وہ پی ایچ ڈی کے جو حکمران ہیں، جو اس کے آفس بیئررز ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ طے کریں گے۔ لوگ مطمئن ہوتے تو شاید پھر وہ ہماری بات کو نہیں مانتے، لیکن آج لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، ان کو ایک ایسی حکومت ملے جو لوگوں کے مطالبے سنے اور ان کے مشکلات کو حل کریں، کم کریں۔ آج سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اب ایک لیفٹیننٹ گورنر کتنا سنے گا؟ 3 ایڈوائزر کہاں تک جائیں گے؟ جموں کشمیر ایک بہت بڑا علاقہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے۔ یہاں ایک دو آدمی جو ہیں اکیلے کام نہیں کر سکتے۔ تبھی تو جمہوریت کا جو ہے ایک یہ تقاضا ہے کہ آپ الیکٹ کر کے نمائندے بھیجتے ہیں۔ اور ان کی یہ کوشش تھی کہ ڈی ڈی سی جو ہیں وہ ایم ایل اے کے متبادل جو ہیں وہ ایک انسٹیٹیوشن بنے، وہ ہوا نہیں۔ ڈی ڈی سی بی ڈی سی جو آپ کے حلقہ جو ہیں وہ ایم ایل اے کا کام کر نہیں سکتے، اور تبھی جا کے لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو۔ اب کب کرائیں گے الیکشن، یہ ان تک ہے۔ کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ اس وقت ان کے صدر کے عہدے کے لیے امیدوار بننے سے زیادہ جموں کشمیر کے لوگوں کو درپیش مشکلات کو دور کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ایک مضبوط اور قابل شخص کو صدارتی عہدے کے لیے امیدوار بنایا ہے۔ اسمبلی انتخابات کے لیے اتحاد سے متعلق ایک سوال کے جواب میں فاروق عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر کے حقوق اور تشخص کے لیے سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ این سی صدر نے کہا کہ معصوم افراد کو قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ الیکشن کے لیے آپ کا نام چنا تھا، اپوزیشن پارٹیز تھی، انہوں نے آپ کا نام چنا تھا تو آپ نے انکار کر دیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو ان کا بہت مشکور ہوں، ممتا بہن کا، شرد پوار جی کا اور سب باقی لیڈروں کا، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ کشمیر میں ابھی بھی حالات اتنے ٹھیک نہیں ہیں جموں کشمیر میں، اور میرا اس وقت جانا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فاروق عبداللہ بھاگ گیا، اور اس وقت کام یہاں ہے، اور اسی لیے میں نے ان سے معافی مانگی اور گزارش کی کہ مجھے اس دفعہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہاں کے مشکلات کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ ملک کے اندر جو حالات بنے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں آپ سیاسی جو ہلچل ہے اس وقت ملک کے اندر؟ ملک کے حالات تو آپ کو پتہ ہے، ایک تو دنیا کے حالات کو دیکھیں نا، آپ یوکرین کو دیکھیں، وہاں کے حالات کو دیکھیں، جس سے کہ آج یورپ کے سارے حالات بگڑ رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو ابھی جو افغانستان میں زلزلہ آیا اور کئی لوگ 1000 سے زیادہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کئی زخمی ہیں، اور میں امید کروں گا کہ دنیا اس وقت اٹھے گی اور ان کی مدد کرے گی۔ ہمارے ملک کی حالت بھی کوئی صحیح نہیں ہے، ہمارے لوگ پڑھے لکھے بیکار ہیں،
उनको नौकरी चाहिए और जो कोई घर चला सके। उसके साथ साथ महंगाई बढ़ रही है और मुझे दिखता है ये और बढ़ेगी, क्योंकि दुनिया की पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और उसको रशिया जो सबसे बड़ा सप्लायर था यूरोप को, वो अब उनको नहीं दे रहा है और अरब मुल्कों पे ज़्यादा दबाव है, तो हमारे भी उसका असर पड़ेगा हम पे भी। उन्होंने कहा कि अब हम आइंदा इलेक्शन करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है कि कई महीनों में वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये इन महीनों में इलेक्शन करेंगे या टाल मटोल करके अगली बार तक? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। हम लोगों को तैयार रहना चाहिए इलेक्शन में जाने के लिए और इस बात पे हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए होगा नहीं होगा, वो तो गलत है। होगा ज़रूर और हमारी तैयारी रखनी चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी अपना जाल बिछा रही है कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के अंदर? वो कह रहे हैं कि हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। मालिक लोग हैं जी, अवाम है मालिक, हुकूमत मालिक नहीं है। वो कुछ भी करे, फैसला लोगों ने देना है। किसको चुनेंगे किसको नहीं चुनेंगे, ये लोगों का फैसला होगा। कौन इनकी मुश्किलें दूर कर सकता है, ये उनको फैसला करना पड़ेगा। तो आइंदा इलेक्शन में अगर पीडीपी के साथ या आपके जो गठजोड़ है वो किन पार्टी के साथ रहेगा? सबके साथ रहेगा इंशाल्लाह। ये हम सब की लड़ाई है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई नहीं है। जी, हम सब भाई बहनों की लड़ाई है। अपने तशक्कुस को वापस करना, अपनी इज़्ज़त को वापस करना, अपनी कश्मीरियत को ज़िंदा रखना, ये ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर को भी देखना चाहिए कि 370 दफन करने के से क्या हुआ। क्या मिलिटेंसी ख़त्म हो गई? क्या यहाँ बाहर आई? जिस तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पे अटैक्स हुए हैं और अभी भी उनके मसाइल जो है हल नहीं हुए हैं, तो क्या कहेंगे इसका? माइनॉरिटीज़ ही नहीं है, आप भूल जाते हैं मुसलमान नहीं है जिनको मारा गया। क्या हमारे पुलिस के अफसर और पुलिस के जवान नहीं मारे गए? ये एक तहरीक है जिसके लिए वो जो लड़ रहे हैं उनकी अपनी वजूहत है लड़ने की, और हम इसके हक़ में नहीं हैं कि यहाँ बेगुनाहों को मारा जाए। उस ख़ानदान का क्या होगा जिसका आदमी को मारा गया? उसके बच्चे बच्चों का क्या होगा? उसके घर को आबाद कौन करेगा? ये इनको देखना चाहिए। ये जो बारिश हुई है, सैलाब सूरत हाल पैदा हुई है, तो लोग नाला थे कि डेवलपमेंट कहीं ज़मीनी सूरत हाल पे वो नज़र नहीं आई है। पानी की बहुत कमी थी। हमने अल्लाह से हर जगह लोगों ने दुआएं मांगी, या अल्लाह हम पे बड़ा रहमत भेज। उसने रहमत भेजी, कहीं कहीं ज़्यादा हो गया, मगर हमें अल्लाह से शिकायत नहीं करनी चाहिए। हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें उस मुसीबत से निकाला। कहीं कहीं सैलाब आए, मुश्किलात आ गई, पुल उड़ गए। अब हुकूमत का काम है उनको जल्दी से रिस्टोर करना, वहाँ के लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको मदद करना कि वो फिर से अपने पाँव पे खड़े हो सकें। यह हुकूमत का काम है, फ़र्ज़ है उनका। एलजी मनोज सिन्हा ने स्मार्ट मीटर लगाने की इजाज़त न देने वालों को सख्त पैगाम दिया है। एलजी ने आज श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को अपनी जहनियत को बदलना होगा। एलजी ने श्रीनगर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उनमें श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और स्मार्ट वाटर ड्रेनेज स्कीम शाल टैंक शामिल है। एसएमसी श्रीनगर के अफसरान और एहलकारों से खिताब करते हुए एलजी ने कश्मीर के बिजली के निज़ाम और इस सेंटर की ज़ेर ज़मीन केबलिंग की ज़रूरत पर जोर दिया। एलजी ने कहा कि उन लोगों को कोई बिजली फराहम नहीं की जाएगी जो इसे मुफ्त में हासिल करना चाहते हैं। सरकार के विद्युत मंत्रालय ने जो नॉर्म तय की, अगर हर महीने का उनका भुगतान नहीं होगा तो बिजली हमें नहीं मिलेगी। पहले का जो हमारे बाप दादा 11,000 करोड़ छोड़ के गए, उसको कैसे निपटा जाए, उसकी व्यवस्था बनाने में चीफ सेक्रेटरी साहब लगे हुए हैं कि कैसे उसको दिया जाए। भारत सरकार करेगी, वो भी देने का जिम्मा आप वही का है जो आपके बाप दादा खा के गए। उस व्यवस्था को हम लोग देखें, लेकिन ये मेरा अनुरोध होगा कि इन सब सर्विसेज अगर आप अच्छी चाहते हैं तो हीटर खरीदने का पैसा हम देते हैं, एसी खरीदने का पैसा हम देंगे। लग्जरी के लिए हमारे पास पैसा है, लेकिन जिस चीज़ से चलती है उसके लिए जब पैसा देने की बात आती है तो हमारी जेब कम पड़ जाती है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा इसमें एक बिना पैसा खर्च किए सुविधाएं नहीं मिल सकती। सीनियर बीजेपी लीडर अशोक कौल ने कहा कि टारगेट किलिंग में न सिर्फ कश्मीरी पंडित और हिंदू मारे गए, बल्कि उससे ज्यादा तादाद में मकामी मुसलमानों को हलाक किया गया।
डाक बंगला कुलगाम में पार्टी की वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई। JK वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, जिला सदर आबिद हुसैन खान समेत दीगर लीडरान ने शिरकत की। DDC काउंसिल की वाइस चेयरपर्सन शाजिया डार ने BJP में शमूलियत इख्तियार की। मेजॉरिटी कम्युनिटी पर ये निर्भर करता है, वह उनका दर्द कब ख़त्म करेंगे उन पर निर्भर करता है। बाकी ये जो सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है यहाँ, ये सिलेक्टिव किलिंग्स केवल कश्मीरी पंडितों की नहीं हो रही है, केवल हिंदुओं की नहीं हो रही है, इसमें कश्मीरी मुसलमान भी आप देखेंगे अनेकों अनेक। ज़्यादा तो इस जून के महीने में अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 7 हिंदुओं की हुई है सिलेक्टिव किलिंग, जबकि 14 मुसलमानों की सिलेक्टिव किलिंग हुई है। अभी एक ASI की हुई है, वो मिलाकर 14 की हुई है। तो ये कहना कि ये जो आज टेररिज्म का उन्होंने अपना खेल बदला है और सिलेक्टिव किलिंग पर आए हैं, वो हर एक उस व्यक्ति को जो देश के हित में काम करता है, जो देश के लिए भारतीयता के लिए काम करता है, उसको टारगेट कर रहे हैं। इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुसलमान भी हैं। ज्वाइनिंग में सबसे महत्वपूर्ण ये डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरपर्सन जो हमारी बहन शाजिया जी, और उसके साथ साथ BDC बीबाग जो पिछले कई महीनों में अपनी पार्टी में चले गए, आज उन्होंने घर वापसी की। उसके साथ साथ 65 जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया नेशनल कांग्रेस और CPIM से वाबस्ता है। मैं यही समझता हूँ कि आने वाले समय में बाकी पार्टियों का जमानत जब्त होगा, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। के बाद आपका खैर मकदम है। PM एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल करने का इंतबा दिया है। पंडित मुलाजमीन वादी में सिक्योरिटी के हालात बेहतर होने तक उन्हें जम्मू मुंतकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। ये मुलाजमीन जम्मू में रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर और वादी कश्मीर के चंद मकामात पर एहतजाज कर रहे हैं। इन मुलाजमीन ने कहा कि वो तंग आ चुके हैं। LG इंतजामिया कश्मीर से जम्मू में मुलाजमीन मुंतकिल करने के उनके बुनियादी मुतालबे पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। कुछ सियासी जमातों जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह के माइग्रेंट विंग के कारकुनान ने एहतजाजी मकाम पर मुजाहिरीन से मुलाकात की। मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं कि जब तक आपके वहाँ पे हालात ठीक होते हैं तब तक हम इनको चाहते हैं कि इनको रिलोकेट किया जाए, सेफ जगहों पे लाया जाए। ये काम चोर नहीं है, ये काम करने वाले हैं। हमारे बच्चे वहाँ पे काम कर रहे थे और अच्छा इनके पास सर्टिफिकेट्स, आपने देखा होगा पीछे राहुल जी को शहीद किया गया, उनके पास कितनी सर्टिफिकेट्स थी जो उनको काम की बिना पे मिली थी। ये काम करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि इनको रिलोकेट किया जाए तब तक जब तक वहाँ पे हालात ठीक हो जाएँ। वो हमारी मातृभूमि है, ये वापस वहाँ पे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक वहाँ हालात ठीक होते हैं तब तक इनको किसी सेफ जगह पे रिलोकेट किया जाए। कश्मीर की सरजमीन पर ऐसे हालात होंगे कि इनका वहाँ बचना मुमकिन नहीं है, जबकि आज सरकार कहती है कि हालात ख़राब होने के बावजूद हम इनको सेफ जोनों में एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि पहलगाम से उड़ी तक कहीं सेफ जोन नहीं है। अब हमारी जान पे बनाई है। मोदी साहब खुद कहते हैं कि जान है तो जहान है। हम कहते हैं पहले हमारी जान बचाई जाए, फिर प्रमोशन होती रहेगी, एकोमोडेशन होती रहेगी, तब तक हमें जम्मू में रिलोकेट कराया जाए जब तक कश्मीर में हालात ठीक हो जाए। जिला पुलवामा के कोयल और मुल्हका देहात में गुज़िश्ता रोज़ नाले में तुग़यानी आने से खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कोयल इलाके से गुजरने वाले नाले का पानी छतरीपुरा इलाके से एक ही तरफ मोड़ने से नाले में अक्सर बारिश के सबब तुग़यानी आती है। कल रोज़ नाले में तुग़यानी आने से 2 जगहों पर बांध टूट गए। खेतों और मेवा बागात में फसलों को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा। धान के खेतों में तबाही मच गई। इंतजामिया की जानिब से नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। हमने इससे भी पहले गुजारिश की DC साहब से कि आप इस पानी को डिस्ट्रीब्यूट करें। यहाँ एक गांव है ऊपर छतरपोरा, वहाँ ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब कन्वर्ट करना है दूसरे साइड से। अगर इसको मतलब 2 जगहों में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी को आधा 50-50 हो जाएगा। जो कि ये पानी इस वक्त सारा पानी जो आ रहा है ऊपर जंगलों से वो सीधे कोयल के खेतों में आप देख रहे हैं हमारे खेत। DC साहब मे पे सिर्फ अख मसले मुल्क बचे मे रोपये करोड़ रोपये जरूरत क्या मानी खतर करता मेहरबानी कर सिर्फ 4 लाख रोपये करता तुम खर्च छतरपोरी 3 गरों सुनियत मुल्कस फोन कर तुम वुचान योकुन वो ज़राअतस कुन सानिस तावन पेमुत 7 गांव उड़ाई 3 गरों उड़ाई 7 गांव खाली। हमने एसेस किया अभी तक लगभग 20 hectares of land have been completely damaged due to flash floods here at Koil.
क्या इनके लिए कोई मुआवजा होगा? जी, हम अभी एसेस कर रहे हैं और इनका रिपोर्ट बनाएंगे और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न क्वार्टर्स में उसका रिपोर्ट डालेंगे, तो उसका जितना भी डिज़ास्टर में अगर होगा तो उनका जो भरपाई होगा वो कंपनसेट होगा इनका। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के नजदीक नाले वातलारा में डायवर्जन आज एक बार फिर सैलाब के नजर हो गया। मकामी लोगों का कहना है कि कई बार इस नाले पर मजबूत पुल बनाने की महकमे R&B से मांग की गई थी, ताहम अभी तक कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हर साल यहां डायवर्जन तामीर किया जा रहा है और वो बाद में सैलाब के नजर हो जाता है। उन्होंने महकमे R&B से नाले पर पुल तामीर करने की मांग की है। दूर सफर अमि विज करुन यत गरीब बस्ती मन लकट लकट शुर यम जन स्कूल गछन यमन मुश्किलात पेवन करन लेकिन यम घरे बेहन तम सात, इसलिए छुस बह गवर्नमेंटस अपील करन यत दीतो कदुल बोर्ड ताकि लुकन वात अम सहूलियत। मामूली रूद पे पत सह नुकसान वातान यपर लेंगथ पेवन ये खास कर बस्ती ये नज़दीक ये गरीब बस्ती इन पे दूर इन बचन स्कूल पेवन गन मगर पैदल पे गन। अम मूजूब आला हुकामन अपील कर कि यह कर नजर सानी। नारबल में बारिश से पैदा शुदा सैलाबी सूरत हाल ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। नारबल में रिहायशी मकानात के आसपास और फसलों में पानी के जमा होने से तबाही मच गई है। पानी की निकासी न होने पर नारबल के लोगों ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के सामने एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि नारबल में पानी की निकासी अमल में लाई जाए। उधर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने यकीन दिलाया कि वो लोगों के मसाइल को हल करेंगे। पानी हमारे नारबल में जमा हो गया। आप हुकाम बाला को ज़रा मुतल्ले करें इस बारे में कि वो खुद यहाँ आए और देखें कि हमारा नारबल कितना पानी में डूबा हुआ है। इधर सुंदराबाद से लेकर इधर बाजार तक गाठ नारबल तक बिल्कुल चारों तरफ बांध बांधे हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हम आपकी वसात से गवर्नमेंट को गुजारिश करते हैं कि इस नदी की तरफ तवज्जो दी और जल्द अज जल्द इसका जो इंक्रोचमेंट है वो हटाया जाए और इसको फिर से चालू किया जाए ताकि हमारी बस्ती जो डूब गई है उस नुकसान से हम बच जाएं। पनिकटवा के चंदियार में पब्लिक हेल्थ सेंटर को बारिश की वजह से पैदा हुई सैलाबी सूरत हाल से काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों का कहना है कि 30 बरस कब्ल तामीर की गई ये इमारत अब गैर महफूज है। उनका कहना है कि ये कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। लोगों का कहना है कि कई बार हुकाम के नोटिस में ये मसला लाया गया। उनका कहना है कि अब इमारत की छत भी उड़ गई है। इस वजह से मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। तिबी मरकज में तैनात एक डॉक्टर ने कहा कि इस इमारत में अब PHC का कामकाज चलाना मुश्किल है। चंडियार की लोकल लीडरशिप रही हो या फिर बन्नी की लोकल लीडरशिप रही हो, हमेशा चंडियार के साथ जो है उन्होंने इस चंडियार को नोचने का काम किया है, लूटने का काम किया है और हमेशा यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव किया है। सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए ये वो लोग यहाँ पर आए और वोट हासिल किया, लेकिन फिर दोबारा इन लोगों को यहाँ पर नहीं देखा। आज ये लोग परेशान हैं। यहाँ पर ये लेडीज आई हुई थी बच्चा लेके, कहाँ इलाज करवाएंगी? हाल दिनों पहले यहाँ पर आसमानी बिजली गिरी, तब भी यहाँ पर लोगों को जमीन पर लिटाकर डॉक्टरों ने इलाज किया। डॉक्टरों को बैठने के लिए जगह नहीं, 2 कमरे हैं। जमीला मैडम जी ये कठुआ से आए हैं, इनका घर भी यहाँ पे नहीं है, तो इनको मजबूरन यहीं पे रुकना पड़ता है। और वो रात को यहाँ पे अकेले थे जब ये तूफान चला, ये टीन उड़ गई और बारिश होने लग पड़ी, जिसकी वजह से इनको भी बड़ी दिक्कत आई। एक जहाँ बारिश आ रही थी, पानी आ रहा था, कभी वहाँ पे कोई बर्तन रख रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे और किसी कोने में पूरी रात इन्होंने बैठ के निकाली है। और सुबह इन्होंने मेरे को इन्फॉर्म किया तो मैं सुबह ही यहाँ पे। NC के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने LG पर सैलाब की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात करने में नाकामी पर तनकीद की। उमर ने कहा कि कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा कर रहे हैं, जबकि वो बिजली, मुनासिब सड़कें और दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम करने में भी नाकाम रहे हैं। उमर ने श्रीनगर शहर के सनत नगर इलाके में एक अवामी रैली से खिताब किया। NC जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने शिरकत की। स्मार्ट सिटी अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ ना ये स्मार्ट सिटी में क्या डालेंगे क्या नहीं डालेंगे, लेकिन एक आम यहाँ शहर का नागरिक होने के नाते मैं कहूँगा ना कि स्मार्ट सिटी के लिए मुझे क्या चाहिए। मुझे सड़कें वो चाहिए जिस पे जाम ना हो, मुझे बिजली चाहिए,
मुझे साफ़ पीने का पानी चाहिए, मुझे दरिया और कनाल और नाले वो चाहिए जो 2 दिन पानी के बाद 2 दिन बारिश के बाद फटने पे ना आए। हमें तो अल्लाह ताला ने बचाया ना। अगर आज बारिश होती हम पानी के नीचे होते तो फिर कहाँ की स्मार्ट सिटी ना। अब स्मार्ट सिटी फुटपाथ और जंगलों से नहीं, इन चीज़ों से बनती है। आप बेसिक अम्यूनिटीज़ हमें दे दीजिए, सड़क पे मैकडम कराइए, हमें बिजली दे दीजिए, साफ़ पीने का पानी दे दीजिए, हमारा फ्लड चैनल जो है उसकी कैरिंग कैपेसिटी आप ठीक करिए। जो चीज़ें हम 2014 के बाद करना चाहते थे उस सैलाब के बाद, उनमें से कितनी चीज़ें हुई, कितने नए पंप स्टेशन आपके बने, कहाँ तक आपने फ्लड चैनल का कैरिंग कैपेसिटी आपने बढ़ाया, क्या वुलर की कैपेसिटी आप बढ़ा सके। अब उस 2014 के सैलाब के बाद कितने साल हो गए, 8 साल हो गए। क्या वुलर की कैपेसिटी हमने बढ़ाई, क्या झेलम की कैपेसिटी हमने बढ़ाई, क्या फ्लड चैनल की कैपेसिटी हमने बढ़ाई। 2 दिन बारिश हुई, तीसरे दिन हमारे मकान जो है पानी के नीचे आए। अब इन चीज़ों का इलाज करिए, तब मैं मानूंगा हाँ जनाब श्रीनगर एक स्मार्ट सिटी है। आप डल के किनारे मुझे फुटपाथ दिखाओगे और कहोगे ये स्मार्ट सिटी है ना, ये स्मार्ट सिटी नहीं है, ये दिखावा है।